नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक उत्तराखंड स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019, राइट टू एजुकेशन 2019। आइए जानते हैं सबसे पहले इसका इतिहास कि 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने से पहले इसको पाने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए भारत के शिक्षाविदों द्वारा या भारत के लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास हुए। तो सबसे पहले 1875 में लॉर्ड मेयो के समय जब अजमेर में मेयो कॉलेज खोला जा रहा था, तो उसमें राजपुत्रों की शिक्षा पाने के लिए या राजपुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार के अधिनियम की बात कही गई थी। और आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले ने भी 1910 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पाने के लिए एक प्रावधान रखा था। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति यानी राधा कृष्ण आयोग ने भी हायर एजुकेशन की बात कही थी और फिर इस प्रकार की शिक्षा की यानी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू करने की बात कही थी। और आगे चलकर कोठारी आयोग और नई शिक्षा नीति ने भी कहीं न कहीं अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को लागू कराने और बच्चों में शिक्षा के बोझ को कम करने से संबंधित बहुत सारे प्रस्ताव रखे थे। यही प्रक्रिया आगे चलकर 1988 में, 1992 में और फिर 1993 में यशपाल समिति ने भी रखी थी कि बच्चों के बोझ यानी बच्चों के ऊपर शिक्षा के बोझ और शिक्षा के तनाव को कम करने के लिए उनकी शिक्षा को बोझ मुक्त और तनाव मुक्त किया जाए और अभिभावकों के ऊपर शिक्षा के बोझ को कम करने के लिए बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क किया जाए। तो आइए चलते हैं दूसरा इसका जो खास टॉपिक है आरटीई अधिनियम के बारे में। अगर इसका नाम पूछता है कि आरटीई अधिनियम का ऑफिशियल नेम क्या था, इसका सरकारी नाम क्या है, तो नाम अगर पूछता है तो ये आपके सामने है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ध्यान रखना, इस पर बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो इसका नाम है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसे कहा जा रहा है, लेकिन ये लागू कब हुआ है तो 1 अप्रैल 2010 को। अच्छा, इसका लोगो क्या है तो सब पढ़ें सब बढ़ें। तीसरा पॉइंट है आरटी विधेयक। जब ये एक विधेयक था और आपको ध्यान होगा कि इस विधेयक को लोकसभा राज्यसभा में पारित किया गया और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने इसे अंतिम रूप से हस्ताक्षर करके इसे एक अधिनियम बना दिया गया। तो अगर विधेयक से संबंधित कोई प्रश्न बनाता है तो सबसे पहले इसे राज्यसभा में कब रखा गया था तो 20 जुलाई 2009 को। दूसरी बात, लोकसभा में कब रखा गया तो 4 अगस्त 2009 को रखा गया था। राष्ट्रपति उस समय जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, उन्होंने 26 अगस्त 2009 को इसको अंतिम रूप से हस्ताक्षर करके अधिनियम में परिवर्तित कर दिया। मतलब 27 अगस्त 2009 को एक हिसाब से अधिनियम बनकर तैयार हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी इसे लागू कब किया गया तो प्रश्न अलग है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में अब तक 1 अप्रैल 2010 को इसे अंतिम रूप से लागू कर दिया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू कब किया गया तो 1 अप्रैल 2010 को किया गया। क्लियर हो गया होगा आपका। अच्छा, उसके अलावा आरटीई अधिनियम से प्रश्न बनते हैं कि विश्व में सबसे पहले कहां लागू हुआ। तो मैंने आपके सामने कि सबसे पहले विश्व में कहां लागू हुआ आरटीई अधिनियम तो जॉर्डन और प्रसा, इन देशों में लागू हुआ है। भारत 135वां देश था इसको लागू करने वाला और राजस्थान पहला राज्य था इसको लागू करने वाला। आरटीई अधिनियम 2009 से जो संबंधित और प्रश्न बनते हैं कि जब ये लागू हो रहा है पूरे भारत में तो भारतीय संविधान में इसका स्थान कहां पर है, यानी कहां पर इसको जोड़ा है राइट टू एजुकेशन को। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स में, मूल अधिकारों में इसको कहां पर जोड़ा गया, अगर ऐसा प्रश्न बनाता है तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के भाग 3 में इसको जोड़ा गया है और इसके लिए अनुच्छेद 21 को या अनुच्छेद 21A। अच्छा, मौलिक कर्तव्यों में, फंडामेंटल ड्यूटीज में कहां पर है अगर पूछे तो भाग 4A या को, जो कहना चाहे। ऐसे अनुच्छेद 51A या को, ठीक है। मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो भाग 4A, अनुच्छेद 51A और मूल अधिकार कहेगा तो भाग 3 और अनुच्छेद 21 को या ए। ऐसे ही नीति निदेशक तत्व में कहां पर है तो अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो भाग 4 और अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। आज की डेट में जो
6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अगर मूल अधिकारों में या फंडामेंटल राइट्स में या फंडामेंटल ड्यूटीज में इसे कहां पर या कब लागू किया गया, ऐसा प्रश्न बनाए तो आप कहेंगे इसे लागू कब किया गया, प्रश्न बनाए तो किसके तहत लागू किया, इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा होगा। तो आपका होगा 86वां संविधान संशोधन। आगे चलकर ये क्वेश्चन कुछ आता रहेगा इससे। 86वां संविधान संशोधन 2002। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे मूल अधिकारों में और मौलिक कर्तव्य में स्थान दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो इससे संबंधित प्रश्न है कि आज की डेट में जो राइट टू एजुकेशन 2009 है उसके तहत उसमें 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। भैया यहां से प्रश्न उठा रहा है कि मैंने एक एक करके इसके अध्यायों का डिटेल आपके सामने रखा है। सबसे पहला अध्याय देखिए, ये पहला अध्याय है और इसे प्रारंभिक यानी प्रारंभिक अध्याय भी कहते हैं इसको। इसमें क्या क्या हुआ, इसकी 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। प्रश्न पूछेगा कि अध्याय 1 के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती है, उसमें क्या क्या है। जो धारा 1 है उसमें आरटी एक्ट का नाम है, मतलब इसका नाम क्या है, तो आरटीई एक्ट 2009। अच्छा, इसका विस्तार क्या है, उस समय जब ये लागू किया गया था संपूर्ण भारत में लागू किया था, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है, धारा 370 के तहत उसका अपना पृथक संविधान है, इसलिए जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष संपूर्ण भारत में से लागू कर दिया गया था। अच्छा, अगर लागू करने की डेट पूछेगा तो 1 अप्रैल 2010, जो पहले हम कवर कर चुके हैं। अच्छा, दूसरी धारा 2, इसमें क्या खास बातें हैं, इसमें पिछड़े वर्गों की बच्चों की शिक्षा की बात कही गई है कि उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलती है तो स्कूलों तक या शिक्षा तक बच्चों की पहुंच बढ़ जाएगी। दिव्यांग बच्चों की उम्र सीमा का निर्धारण किया गया, क्योंकि उनकी कोई उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बस शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि उन तक शिक्षा की पहुंच बढ़े या शिक्षा उन तक पहुंचे। अच्छा, प्रति बालक शुल्क निर्धारण, शुल्क को लेकर जो समस्याएं थी गरीबी को लेकर, उसकी बातें भी धारा 2 में कही गई हैं कि ये कोई आधार नहीं होना चाहिए, बस उद्देश्य होना चाहिए बालकों तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाना। और इसी में विद्यालय के प्रकार, जैसे जो पब्लिक स्कूल हैं यानी प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो शिक्षा के लिए काम कर रही हैं, और विशिष्ट प्रकार के बालकों के लिए अलग प्रकार के जो विद्यालय हैं, उन सब की बात इसमें कही गई है। तो ध्यान रखिएगा, अध्याय 1 में 2 धाराएं, धारा 1 और धारा 2, उसमें क्या क्या खास बातें हैं वो आपके सामने रख रहा था मैं। अब मैं चलूंगा अध्याय 2 की तरफ। अच्छा, इसमें जो खास खास बातें हैं, अध्याय 2, इसमें कहा गया कि बालक की शिक्षा का अधिकार, यानी शिक्षा प्राप्त करना बालक का अधिकार है। अब बालक की शिक्षा का अधिकार है तो हम सभी का ये उद्देश्य है, हम सभी का ये कर्म होना चाहिए या हम सभी का ये कार्य होना चाहिए कि हम बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने में सहायक बन सकें, चाहे वो कोई अध्यापक हो या कोई गार्जियन हो। तो इसमें मैंने सबसे पहले धारा 5 यानी अध्याय 2 की कितनी धाराएं हैं, तो धारा 5, धारा 6 और धारा यहां पर धारा 2 थी, तो यहां पर धारा 3, 4 और 5 होनी चाहिए। तो ये धारा मैं फिर से यहां पर करेक्शन करता हूं, धारा 3, 4 और 5, 3 धाराएं हैं इसकी भैया। अच्छा, इनमें क्या क्या कहा गया है, इसका उद्देश्य क्या है, बालक का शिक्षा का अधिकार यानी बालक को शिक्षा दिलाना। तो पहली धारा 3 ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है प्रश्न से संबंधित, कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। और यह कहां जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत यह व्यक्ति के मूल अधिकारों में जोड़ा गया, जिसे आज स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं हम। और मैंने कहा था कि भाग 3 और अनुच्छेद 21 क या ए में जोड़ा गया है। अगर 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को कहां जोड़ा गया, तो मूल अधिकारों में जोड़ा गया है। और ये किस धारा में है, तो धारा 3 में है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपोर्टेंट है। दूसरी धारा आ रही है, धारा 4 में क्या कहता है, कक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, तो उसकी प्रवेश की आयु 6 वर्ष रखी गई है। धारा 5 में टीसी मांगने पर या कहीं अन्यत्र पढ़ने के लिए अगर टीसी मांगी जा रही है तो वो आपको प्रदान करनी पड़ेगी। टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना। अब उद्देश्य क्या होगा, कहीं अन्यत्र पढ़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग धारा 3 की तरफ, अध्याय 3 की तरफ चल रहे हैं। यह है अध्याय 3, जिसमें कहा गया कि सरकार हो चाहे अधिकारी हो, प्राधिकारी जो भी क्षेत्रीय प्राधिकारी और माता पिता, उन सभी का कर्तव्य है बच्चे को शिक्षा दिलाना। अब उसमें क्या क्या खास खास बातें कही हैं मैं आपके सामने रखता जा रहा हूं एक एक करके। तो सबसे पहले यहां पर आई है धारा 6। देखिए धारा 6 की खास बात क्या है। धारा 6 में कहा गया कि नवीन विद्यालयों की स्थापना,
मतलब अध्याय 3 में कितनी धाराएं? 6, 7, 8, 9, 10 और 11 धाराएं। मतलब ये धाराएं अध्याय 3 की हैं। किस धारा में क्या है? तो सबसे पहले धारा 3 है, उसमें कहा गया कि नवीन विद्यालयों की स्थापना, जहां बच्चा रहता है यानी जहां बालक रहता है और उसके आसपास विद्यालय कितनी दूरी तक होने चाहिए, कितनी दूरी यानी कितने किलोमीटर की दूरी तक होनी चाहिए, वो बात कही गई इसमें। नवीन विद्यालयों की स्थापना कहां होनी चाहिए? तो उसमें सबसे पहले उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में है और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कि शहरी क्षेत्रों में है, यानी दो बात अलग अलग है, लेकिन शहरी और ग्रामीण की बात आई। और प्राथमिक विद्यालय, सबसे पहले जो प्राइमरी स्कूल है यानी प्राथमिक विद्यालय है वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिए हर हालत में, ताकि बच्चे को शिक्षा पाने के लिए बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं करना पड़े। और दूसरा, उच्च प्राथमिक विद्यालय शहरी क्षेत्र में होने चाहिए 3 किलोमीटर में और ग्रामीण क्षेत्र में 2 किलोमीटर। मतलब उच्च प्राथमिक विद्यालय जो शहरी क्षेत्र में होने चाहिए 3 किलोमीटर में और ग्रामीण क्षेत्र में 2 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होने अनिवार्य है। यह नवीन विद्यालयों की स्थापना। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में नवीन विद्यालयों की स्थापना या किस धारा में है अगर पूछेगा तो धारा 6 में। तो मैं 1 बाय 1 इसे कवर करता जा रहा हूं। अच्छा, दूसरा है हमारे पास धारा 7। ये देखिएगा, धारा 7 की खास खास बातें आपके सामने जो रखी गई है। तो धारा 7 में क्या कहा गया है ये देखिए, वित्तीय प्रबंधन, मतलब इन विद्यालयों की स्थापना के लिए आरटी अधिनियम को लागू करने के लिए किस प्रकार के वित्तीय प्रबंधन, यानी पैसा कौन देगा, सीधी सी बात है। तो आरटी के खर्च के लिए केंद्र राज्य के बीच जो राशि का डिवीजन होगा, जो राशि बटेगी वो 65:35 का रहेगा, ध्यान रखिएगा। मतलब 65% खर्च या पैसा केंद्र देगा और 35% खर्च राज्य देंगे। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट के लिए या हिमालयी राज्य के लिए ये प्रावधान नहीं है। इसमें नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड और हिमाचल जो कि हिमालयी राज्य है, वहां ये अनुपात 90:10 है। मतलब 90% केंद्र देगा और शेष 10% राज्य देंगे। क्लियर हो गया होगा। तो ये आरटी के लिए खर्च के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो खर्च यानी पैसा मुहैया करा जाएगा, जो वित्तीय प्रबंधन का मामला है, वो धारा 7 में है। क्लियर हुए। तो धाराओं को भी ध्यान रखना, यहां से प्रश्न उठ जा रहे हैं। धारा 6 में नवीन विद्यालय की स्थापना और धारा में 7 में वित्तीय प्रबंधन की बात। चलिए चलते हैं आगे धारा 8 की तरफ। यह है धारा 8। इसमें कहा गया कि केंद्र राज्य सरकारों द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन, मतलब केंद्र और राज्य सरकारें शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन मिलकर करेंगे और शिक्षा के विकास के लिए काम करेंगे। धारा 8 की बात है। धारा 9 में है स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्य, जो वहां के स्थानीय अधिकारी हैं कि बच्चों तक शिक्षा पहुंचे या बच्चे शिक्षा के अधिकार को लेने में सक्षम हो, वो कैसे होगा, तो वहां के स्थानीय अधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी, उनके अपने कर्तव्य रहेंगे। धारा 9 में ध्यान रखिएगा, स्थानीय अधिकारियों के लिए भी खास खास बातें हैं। अच्छा, धारा 10 में चल रहे हैं हम लोग। यह है धारा 10। इसमें माता पिता के कर्तव्य की बात कही गई। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट माना जाएगा ये, कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। ये कोई आरटी जो टॉपिक चल रहा है, ये व्यवहारिक एक टॉपिक है। चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या नहीं, आप भारत में निवास करते हैं, हमें बच्चों को शिक्षा दिलानी है, तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करवाना है, तो हम सभी को इसके प्रति अवेयर होना पड़ेगा। अगर माता पिता का कर्तव्य या प्रत्येक गार्जियन का कर्तव्य की बात कहेगा तो धारा 10 में इसका उल्लेख है। इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत और अनुच्छेद 51A और भाग 4A में। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक था। तो धारा 10 में क्या है, अभिभावकों के कर्तव्य, और धारा 7 में क्या है, वित्तीय प्रबंधन, पैसा कहां से आ रहा है। धारा 6 में क्या है, उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शहरी क्षेत्रों के लिए स्कूलों की दूरी कितनी होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा आपके। अब आगे बढ़ जाऊंगा मैं। ये थी अध्याय 3। अब है इसका अध्याय 4 भैया, जो कि सबसे बड़ा और सबसे टफ है। अध्याय 4 में धाराएं 12 से लेकर 28 तक है। टोटल 38 धाराओं का जिक्र करना है हमने। अब इसमें बहुत ज्यादा खास जो पॉइंट है, मैंने उसको यहीं पर पॉइंट आउट कर रखा है। सबसे पहले धारा 12 की, प्रत्येक निजी विद्यालय 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश प्रदान करेगा। ध्यान रखिएगा, जो हमारे शहरों में प्राइवेट स्कूल हैं, वो 25% ऐसे बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएंगे अपने स्कूलों में जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं, गरीब हैं। ठीक है, यानी चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, वहां सरकारी में तो है ही है, लेकिन वो प्राइवेट स्कूलों के लिए भी कि प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश प्रदान करेंगे इन बच्चों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये
इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शहरों में खासकर ये इसको लेकर काफी दिक्कतें चल रही हैं। प्राइवेट स्कूल इन बच्चों को एडमिशन देने में आनाकानी करते हैं, तो हमें ये सब अधिकार पता होने चाहिए। अच्छा, दूसरा धारा 13 प्रवेश शुल्क नहीं लेना। जब आपका प्रवेश वहां होता है, प्रवेश शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर लिया जा रहा है तो इसका मतलब नियमों का उल्लंघन हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो 2500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा उस स्कूल पर। धारा 14 कहती है कि आयु प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश नहीं। लेकिन आपको जब आप प्रवेश के लिए जा रहे हैं उस स्कूल में, विद्यालय में, आपको आयु प्रमाण पत्र ले जाना होगा। अगर आयु प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आपका प्रवेश नहीं हो सकता। ठीक है, धारा 14 में हम धारा 14। अच्छा, धारा 15 अगर एडमिशन हो चुके हैं, एडमिशन डेट जा भी रही है, तो उसके बाद भी प्रवेश तिथि को लेकर विस्तारण किया जा सकता है, यह कहा गया है इसमें धारा 15 में, ध्यान रखिएगा। धारा 16 शारीरिक और मानसिक, बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। ये वो बच्चे हैं जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे और कक्षा 8 तक के बच्चे, एक हिसाब से देखा जाए, मतलब कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के बच्चे। अच्छा, उसके अलावा धारा 17 शारीरिक और मानसिक दंड किसी प्रकार का उनको नहीं दिया जाएगा। और धारा 18 कहती है कि विद्यालय की मान्यता, जहां वो विद्यालय शिक्षा प्राप्त करें, उस विद्यालय की मान्यता से संबंधित क्या क्या प्रावधान है वो कहा गया है इसमें। अच्छा, धारा 19 यानी 19 ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेन कर रखा है अच्छी तरह से। मैं आपको यहां पर रख देता हूं इसके सामने कि धारा 19 में खास खास बातें क्या कही गई है। ये धारा 19 है भैया। अब धारा 19 की बात अगर देख रहे हैं तो आप, इसमें कहा गया कि मानक स्कूल के, उस स्कूल के प्राइवेट हो या सरकारी, इसके नॉर्म्स क्या है और वहां शिक्षण दिवसों से संबंधित क्या है, कितने दिन स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मानक की बात कही, तो उस स्कूल में भवन होना चाहिए, मैदान होने चाहिए, है ना, और खेल सामग्री होनी चाहिए, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, जन सुविधा केंद्र वगैरह सब होने चाहिए, ताकि बच्चों तक शिक्षा के अलावा जन जागरूकता का भी विकास हो सके। ये सब बातें कही गई है। अच्छा, जहां तक शिक्षण दिवस का प्रश्न है, इसको लेकर काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, तो मैं सब सामने आपके रखता हूं 1 बाय 1 शिक्षण दिवसों का जो प्रश्न उठा है। अब देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 से 5 तक की कक्षा, और उच्च प्राथमिक विद्यालय मतलब 6 से 8 तक की कक्षा। इसमें कहा गया कि शिक्षण घंटे कितने होने चाहिए एक सप्ताह में। ये यहां से प्रश्न उठ रहे हैं भैया, इसको बहुत सीरियसली आपको देखना चाहिए। शिक्षण घंटे होंगे एक सप्ताह में 45, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, जबकि यही 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 48 घंटे हो जाएंगे। 45 से मतलब 3 घंटे ज्यादा हो जाएंगे। मतलब यहां पर प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ाया जाएगा, तो यहां प्रतिदिन 6.5 घंटे पढ़ाया जाएगा। अच्छा, एक सप्ताह में लगभग 45 घंटे पढ़ाया जाएगा बच्चों को। अच्छा, शिक्षण घंटे अगर एक वर्ष में अगर आ जाए तो यही बढ़कर हो जाएगा 800 घंटे एक वर्ष में, और यहां पर 800 घंटे बढ़कर 1000 घंटे हो जाएंगे, मतलब 6 से 8 तक में। ऐसे ही शिक्षण दिवस की बात की जाए, एक वर्ष में कितने शिक्षण दिवस होने चाहिए, तो लगभग 200 शिक्षण दिवस होने चाहिए, प्राइमरी यानी 1 से 5 तक के बच्चों के लिए। और यही शिक्षण दिवस यहां बढ़कर 220 हो जाएंगे, 220 हो जाएंगे 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये बहुत काम की चीज थी हमारे लिए। यहां पर 45 घंटे, यहां 48 घंटे, यहां 800 घंटे, 1000 घंटे, और 200 दिन, और यहां पर 220 दिन, सप्ताह, वर्ष और टोटल दिन। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक दिन में लगभग 6 घंटे और यहां पर 6.5 घंटे की शिक्षा होनी चाहिए। तो आगे बढ़ता हूं, धारा 20 यानी 20 क्या कहती है, अनुसूची में परिवर्तन। इसमें यह बात कही गई है, अनुसूची में परिवर्तन मतलब जो शिक्षा का प्रावधान आप जानते हैं, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको समवर्ती सूची का विषय मान लिया गया था। उससे पहले ये समवर्ती सूची का विषय नहीं था। आज की डेट में धारा 20 में ये कहा गया कि जो राइट टू एजुकेशन या शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान है, वो अनुसूची में अगर इसमें कोई परिवर्तन करना है, ये काम समवर्ती सूची का है, और समवर्ती सूची के साथ केंद्र को ज्यादा प्राथमिकता मिलती है, ये काम केंद्र का होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट नाम धारा 21 कहती है कि विद्यालय प्रबंधन समिति, मतलब विद्यालय की एक प्रबंधन समिति होनी चाहिए, एसएमसी कहते हैं उसको, उसका गठन किया जाना चाहिए, ताकि वो विद्यालय से संबंधित कार्य को अच्छी तरह मैनेज कर सके। ठीक है। अच्छा, धारा 22 विद्यालय विकास योजना का निर्माण, विद्यालय में शिक्षा के विकास के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, किस प्रकार शिक्षण तकनीक को डेवलप किया जा रहा है, वो सब इसमें धारा 22 में। अच्छा, धारा 23 एक इंपोर्टेंट भी है, शिक्षकों हेतु जो इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उन शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब बीएड के अलावा और क्या क्या होना चाहिए उसमें। ये तो कही गया है कि बीएड तो होना ही चाहिए।
अच्छा, धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्य। इन शिक्षकों के बालकों के प्रति कर्तव्य क्या है और इन शिक्षकों के शिक्षा को बढ़ाने के प्रति क्या अपने कर्तव्य हैं, वो बात है धारा 24 में, खास धारा है भी। और धारा 25 में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए, यहां से भी प्रश्न उठ रहा है, मैंने इसको भी अलग से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात की बात करता है तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से फिर से विद्यार्थी शिक्षक अनुपात जनरली 1 से 5 तक में ये अनुपात होना चाहिए, 1:40 या 40:1, मतलब 40 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए। और 6 से 8 तक में ये अनुपात होना चाहिए 35:1, यानी 35 बच्चों में एक टीचर, मतलब 6 से 8 तक की कक्षा में। लेकिन जो छोटी कक्षा है उसमें अनुपात ये होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, मेन पॉइंट था ये और बहुत ज़्यादा इस पर नहीं है। अच्छा, धारा 26 में चले गया मैं, इसमें शिक्षक पद 10% से अधिक खाली नहीं होने चाहिए, मतलब उन स्कूलों में शिक्षकों के पद 10% से ज़्यादा खाली नहीं होने चाहिए, बात कही गई है। अच्छा, नेक्स्ट, जो शिक्षक शिक्षण कार्य करा रहे हैं उनको शिक्षक मतलब शिक्षण कार्य के अलावा जनगणना है, जो आपदा प्रबंधन है, यानी आपदाओं में, चुनाव में या राहत कार्यों में, उसके अलावा कहीं कार्य में नहीं लगाया जाएगा। ये विशेष कार्य होते हैं, संपूर्ण देश के संदर्भ में होते हैं, इस वजह से यहाँ तो इनकी ड्यूटी लगती है, लेकिन इससे ज़्यादा इनकी ड्यूटी नहीं लगाई जानी चाहिए। और लास्ट था धारा 28, प्राइवेट स्कूल, कोचिंग संस्थान, जो शिक्षक है, जो इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनको न तो कहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना है और न ही अपने कोचिंग शिक्षण संस्थानों में या अपने निजी संस्थानों में पढ़ाना है, और उनको केवल शिक्षा के लिए काम करना है। ये थी धारा 4 का डिटेल। अब मैं आगे बढ़ जाऊँ, धारा 5 आपके सामने रख दी है। धारा 5 में 2 धाराएं हैं भैया, सॉरी, अध्याय 5 में 2 धाराएं हैं, धारा 29 और धारा 30। क्या क्या खास बातें हैं इसमें? पाठ्यक्रम अधिसूचना, पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारियां ये देने का काम किसका है? विद्यालयों का है। उसके अलावा ग्रेडिंग प्रणाली, शिक्षकों मतलब छात्रों को पास फेल से बचाने के लिए या पास फेल की समस्या से मुक्त कराने के लिए ग्रेडिंग प्रणाली होनी चाहिए। अच्छा, धारा 30 में कहा गया कि 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा में बैठने हेतु बाध्यता नहीं है, कि उन बच्चों को जो 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा में नहीं भी बैठना चाहें तो नहीं बैठ सकते, यानी 8वीं के बोर्ड को समाप्त करने की बात है एक हिसाब से। देखिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा बहुत पहले 8वीं का भी बोर्ड होता था, लेकिन धीरे धीरे अब समाप्त है, तो ये कारण इसका धारा 30 है। तो धारा 30 में, अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर में चले गए हम, अध्याय 6। इसके अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं? तो धारा 31, 31, 32, 33 और 34। इसमें खास बातें क्या है देखिए। धारा 31 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, मतलब बालकों के अधिकारों के संरक्षण की रक्षा के लिए एक आयोग होना चाहिए, और 2005 में इसका गठन किया भी जा चुका है। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? 2005 में। इसमें धारा 31 में है। अच्छा, शिकायत निवारण, जो संस्थान, स्कूल या प्राइवेट स्कूल ये सब काम नहीं कर रहे हैं, बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा इस अधिकार अधिनियम के अंतर्गत रूल्स और नॉर्म्स का फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ शिकायत करना, या बच्चों की जो शिकायत है उसके लिए एक शिकायत निवारण संस्था होनी चाहिए, धारा 32 कहती है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, ये पूरे राष्ट्र के स्तर पर एक एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए, जिसका अध्यक्ष पीएम होना चाहिए, ये भी कहा गया इसमें, अध्यक्ष इसका पीएम होगा, और 15 सदस्यीय एक एडवाइजरी बोर्ड होगा। ऐसे ही धारा 34 में ये कहा गया है कि राज्य के स्तर पर भी एक राज्य सलाहकार बोर्ड होगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड होगा या काउंसिल होगी, उसमें भी 15 सदस्य होंगे, और इसका मुखिया वहां पर सीएम होगा, वहां का मुख्यमंत्री होगा। तो ये बात है, तो यहां पर पीएम और यहां पर सीएम। क्लियर हो गया होगा आपको। धारा अध्याय 6। हम अध्याय 7 की तरफ चले गए और अंतिम अध्याय की तरफ है। यह है इस आरटी अधिनियम 2009 से संबंधित अंतिम अध्याय, और 38 धाराएं हैं इसमें। धारा नंबर 35, 36, 37 और 38। सबसे पहले आरटी से संबंधित निर्णय, आरटी से संबंधित कोई भी मामला आ जाता है तो उसकी शक्ति, उस मामले को निपटाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा समवर्ती सूची की वजह से ये तो केंद्र में जाएगा ही जाएगा। तो धारा 35 में कही गई। अच्छा, धारा 36 में कहा गया कि विद्यालयों पर कार्रवाई हेतु स्थानीय प्राधिकारी की अनुमति, किसी विद्यालय पर, जो विद्यालय इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहता है, अगर उस पर कार्रवाई करनी है तो वहां के स्थानीय प्राधिकारी की अनुमति लेनी आवश्यक है। क्योंकि जब भी किसी प्राइवेट स्कूल में आपको अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना है, तो अगर वो नहीं आनाकानी करते किसी प्रकार से, आपको वहां के इस क्षेत्रीय या स्थानीय प्राधिकारियों से यह सूचना देनी चाहिए, और फिर उनकी अनुमति से कार्रवाई की जानी चाहिए। और धारा 37 है, विद्यालयों को आर्थिक सहायता के एवज में कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई समाज सुधारक, कोई नेता अगर इन विद्यालयों को कोई पैसा देता है तो उसके एवज में उसकी शिकायत नहीं की जानी चाहिए, या उसके एवज में उस पर कोई किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये बात कही गई है। और अंतिम धारा है, राज्य सरकारों
को आरटीई में, राज्य सरकारें आरटीई में संशोधन कर सकती हैं, मतलब संशोधन का अधिकार है। जैसे राजस्थान ने किया भी था आरटीई में कुछ संशोधन, तो इस वजह से राज्य सरकारें इस आरटीई में संशोधन कर सकती हैं। यह था भैया हमारा आरटीई अधिनियम 2009, जिसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया, और लेकिन इसका नाम आरटीई एक्ट 2009 ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। और इसकी लगभग 7 अध्याय और 38 धाराएं मैं आपको समझा रहा था, उसमें खास खास बातें क्या हैं और उसका इतिहास क्या है, ये आपके सामने आज का विशेष टॉपिक था। और इसका संवैधानिक नाम क्या है, तो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर देता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।